महाराष्ट्र में सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय मिला है। ये अहम खबर महाराष्ट्र से आ रही। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी शिंदे को मिला है। अजित पवार को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा अब हो गया है। पोर्टफोलियोज को लेकर बातचीत और कोशिशें जारी थी और अब से कुछ देर पहले पोर्टफोलियो के बंटवारे का ऐलान हो गया है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है, जबकि अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया है। एकनाथ शिंदे को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रौनक इस वक्त हमारे साथ हैं। रौनक, लंबी बातचीत, वाकई इतनी शपथ ग्रहण के इतने दिनों बाद अब जाकर पूरी तस्वीर सामने आ रही है कि कौन सा मंत्रालय संभालेगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही संभल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उसके बाद भले ही समय जरूर लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं अब इस लिस्ट सामने आने के बाद निश्चित तौर पर दूर हो गई होगी। क्योंकि जिस तरह के पोर्टफोलियो एकनाथ शिंदे को दिए गए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक अर्बन सेंट्रिक राजनीति करने के लिए आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के लिए बहुत ही अहम मंत्रालय उनकी झोली में जाते हुए यहाँ पर दिख रहे। अर्बन डेवलपमेंट जैसा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो कि वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उन्होंने संभाला था, उद्धव ठाकरे की सरकार में भी उन्होंने संभाला था, और उसके साथ अब उन्हें हाउसिंग जैसा मंत्रालय, अगर मैं आपको बता दूं कि मुंबई, पुणे जैसे जो शहर है, यहाँ पर हाउसिंग मंत्रालय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और सीधे पब्लिक कनेक्ट वाला ये मंत्रालय, और इसीलिए एकनाथ शिंदे के लिए ये कहा जा सकता है कि उनकी झोली में काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय यहाँ पर गए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो चंद्रशेखर बावनकुले जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस चुनाव में बहुत मेहनत की। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को यहाँ पर लगभग हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद फिर एक बार पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का काम किया, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें इनाम मिलता हुआ दिख रहा है। चौथी रैंक का मंत्रालय यानी राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट चंद्रशेखर बावनकुले को दिया गया है। वहीं अगर बाकी मंत्रालयों पर नजर डाले जिसको लेकर काफी महाराष्ट्र में चर्चा हमेशा से होती रही है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो कि गिरीश महाजन बीजेपी के बड़े नेता है, देवेंद्र फडणवीस के करीबी समझे जाते हैं, और अगर महाराष्ट्र में किसानों की हालत को ठीक करना है तो ये एक बहुत ही अहम मंत्रालय है। और पिछली एकनाथ शिंदे की सरकार में इस मंत्रालय में काफी काम भी हुआ है और देवेंद्र फडणवीस को ऐसा लगता है कि गिरीश महाजन के हाथों में यह मंत्रालय रहेगा तो काफी ज्यादा प्रगति हो सकेगी। वहीं लेकिन जो कुछ चौंकाने वाली बात दिख रही है इसमें, वो मुख्य तौर पर जो मुझे नजर आ रही है वो पंकजा मुंडे के मंत्रालय को लेकर नजर आ रही है। दरअसल पंकजा मुंडे की महाराष्ट्र में जो इमेज है वो पब्लिक कनेक्ट वाली इमेज के नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है, लेकिन जिस तरह का मंत्रालय उन्हें दिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अंडरमाइन करने वाला पंकजा मुंडे की इमेज के साथ दिख रहा है। एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और एनिमल हस्बेंड्री उनको मंत्रालय दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक और प्रमुख नेता है शंभूराजे देसाई, जिन्हें टूरिज्म मिनिस्ट्री बनाया गया है। टूरिज्म विभाग की अगर बात की जाए तो पिछली बार ये डिपार्टमेंट बीजेपी के पास था, लेकिन इस बार की सरकार में जिस तरह की बातचीत विभागों को लेकर जो लगातार चल रही थी, एक और बड़ा मंत्रालय अपने झोली में लाने में एकनाथ शिंदे कामयाब हुए। जी, गृह मंत्रालय एक प्राइज पोर्टफोलियो माना जाता है। रौनक, ऐसे में क्या बात गृह मंत्रालय के इर्द गिर्द आकर हमेशा अटक जा रही थी? जी देखिए, गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर एक बड़ा मंत्रालय निश्चित तौर पर हर सरकार में रहा है, लेकिन अगर बात की जाए महाराष्ट्र में और खास तौर से अगर देवेंद्र फडणवीस की, तो देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में भी मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा था। दरअसल उनका इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि एक तो मुंबई जैसा एक बड़ा शहर जो कि हमेशा से ही हिटलिस्ट पर रहता है, और ऐसे में अगर केंद्र की होम डिपार्टमेंट के साथ इसका कोऑर्डिनेशन रखना है तो गृह मंत्रालय अपने पास रखना है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और अमित शाह के पास महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में इंटरनल कोऑर्डिनेशन रखना, इंटरनल जानकारियां शेयर करना है बहुत अहम हो जाता है, और इसीलिए वो चाहते थे कि गृह विभाग अपने पास रहे। हालांकि एकनाथ शिंदे निश्चित तौर पर इस बात को लेकर अड़े थे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जा रहा तो कम से कम होम डिपार्टमेंट दिया जाए, लेकिन इस बात को लेकर मुझे लगता है कि जब शपथ ग्रहण, जब तीनों ने शपथ ली, उसके जो एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी, उसी दिन ये लगभग साफ हो गया था कि गृह विभाग बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे। जी।
जी। अगर पूरा जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन देखें रौनक, तो समझ में आ रहा है किसने कितने मंत्रालय अपने पास रखे हैं। बीजेपी के पास कितने मंत्रालय हैं, शिंदे के पास कितने हैं और अजित पवार के पास कितने? जी देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखें तो जिस वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसी वक्त ये साफ हो गया था कि बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री सरकार में है, लिहाजा पोर्टफोलियो के लिहाज से भी उन्हीं के पास मंत्रालय जो है वो सबसे ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर हैवीवेट मंत्रालय की बात की जाए, बार्गेनिंग की बात की जाए, तो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजी मारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के पास काफी हैवीवेट मंत्रालय जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि एकनाथ शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और पब्लिक वर्क्स यानी एमएसआरडीसी जैसा डिपार्टमेंट उन्हें मिला है, टूरिज्म जैसा डिपार्टमेंट मिला है, इसके अलावा इंडस्ट्री जैसा डिपार्टमेंट उन्हीं की पार्टी के मंत्री है उदय सामंत, उनको दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो पब्लिक कनेक्ट वाले डिपार्टमेंट्स है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास या उनकी झोली में गए। तो अजीत पवार से एक कदम आगे एकनाथ शिंदे इस मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। जी जी। आप लगातार राज्य सरकार के कामकाज पर उसके शपथ ग्रहण के बाद नजर रखे हुए हैं। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कैसे मनाया गया एकनाथ शिंदे को? नहीं, मुझे लगता है कि मुख्य तौर पर हमें जो जानकारी 2 दिन पहले से ही मिल रही थी कि दरअसल हाउसिंग डिपार्टमेंट की मांग कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि उनका यह कहना था कि आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है, ठाणे महानगर पालिका के अलावा, ठाणे के अलावा नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, ये बड़ी महानगर पालिकाएं हैं और यहाँ पर अगर आपकी पार्टी का वर्चस्व बनाए रखना है तो ये पब्लिक कनेक्ट वाले जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास होने चाहिए। इस तरह की डिमांड जो है उनकी देवेंद्र फडणवीस के सामने उन्होंने रखी थी और उसको कहीं ना कहीं मान लिया गया और तभी मुझे लगता है कि अब किसी भी तरह की कोई नाराजगी एकनाथ शिंदे के मन में या उनके चेहरे पर या उनके बॉडी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिल रही। आज भी जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, 5 दिनों तक ये विधानसभा का सत्र चला, उसके बाद कहीं ना कहीं आज देवेंद्र फडणवीस ने अभी आपको क्या जानकारी मिल रही है, गृह मंत्रालय के अलावा और कौन कौन से विभाग अपने पास रखे हैं रौनक? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गृह विभाग के अलावा उन्होंने ऊर्जा विभाग अपने पास रखा है, लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पब्लिसिटी। ये मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो जब भी कोई मुख्यमंत्री होता है तो ये इनके पास ही इस तरह के डिपार्टमेंट जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि लॉ एंड जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग हो जाता है। जब भी कोई मामला अगर हाईकोर्ट में चले जाए या फिर किसी अटॉर्नी जनरल से आपको सलाह लेनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय हो जाता है, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा ये विभाग अपने पास रखते हैं। दूसरा, जीएडी एक इंपॉर्टेंट विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, आईपीएस की जो ट्रांसफर्स होती है वो जीएडी विभाग के जरिए ही होती है, लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट विभाग है और जो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फाइलें इसको लेकर पहुंचती है वो मुख्यमंत्री की सिग्नेचर के बिना आगे नहीं बढ़ती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रोटोकॉल विभाग, मुझे एक आश्चर्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रोटोकॉल हमेशा देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखना पसंद करते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट हुए इसमें उनके पास ये मंत्रालय जो है वो जाता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि उन्हीं के पार्टी के जयकुमार रावल को ये जिम्मेदारी जो है इस बार देवेंद्र फडणवीस ने दी है। जयकुमार रावल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 बार से लगातार 2014 से वो जीतते आ रहे हैं और मुख्य तौर पर देवेंद्र फडणवीस के करीबी भी माने जाते हैं। जी और जबरदस्त चुनावी नतीजों के बाद ये बीजेपी की रणनीति की बड़ी कामयाबी रौनक कहेंगे कि अपने अलायंस पार्टनर्स की नाराजगी दूर कर साथ रखकर सरकार अब काम करने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह के देवेंद्र फडणवीस का नेचर रहा है, जिस तरह से हम उनको पिछले कई सालों से कवर भी करते रहे, बहुत ही संभल कर फूक कर कदम रखने वाले नेताओं में देवेंद्र फडणवीस की गिनती होती है और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ जिस तरह का कोऑर्डिनेशन पिछले 2.5 साल से उनका देखने को मिला है, हालांकि निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कुछ नाराजगियां एकनाथ शिंदे कैंप में जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट देखने के बाद कई नेताओं से हमारी फोन पर बात हुई है तो नाराजगी जो है खासतौर से शिंदे कैंप में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। जी अब बड़े मुख्यालय एक तरह से उसमें बाजी मारी है, बड़े पोर्टफोलियोज, माफ कीजिएगा, विभाग में एकनाथ शिंदे ने। ऐसे में जो बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं राज्य में, आप कह रहे हैं कि उनको ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग तो नहीं मिला है, तो क्या आगे चलकर इसमें कुछ अनबन हो सकती है?
जी देखिए, अब ये कहा जा सकता था कि इस तरह की नाराजगियां जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल बीजेपी का काम करने का स्टाइल है, और मुझे लगता है कि पिछले 2.5 सालों में जो विधायकों की मांग थी कि ज्यादा विधायक होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद उनके पास नहीं था, अब पार्टी ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री उनका होगा, उनका नेता देवेंद्र फडणवीस जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में भले ही कुछ सीनियर नेता जरूर निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि वो थोड़े नाराज जरूर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अपनी नाराजगी मीडिया के सामने इस तरह से जाहिर करेगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल कम ही दिख रही है। जी, सहूलियत के लिए एक बार फिर बता दें कि विभागों का बंटवारा हो चुका है, ऐसे में कौन कौन से मंत्रालय किसको मिले हैं? रौनक, अगर आप हमें सुन सकते हैं, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए आप एक बार फिर बता दें, जो विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसमें कौन से मंत्रालय किसको मिले हैं? रौनक जी देखिए, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास गृह विभाग रखा है, इसके अलावा ऊर्जा विभाग उन्होंने अपने पास रखा है, लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी जैसे अहम मंत्रालय जो है वो खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पास रखे। एकनाथ शिंदे जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उनकी बात करें तो उन्हें अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग और MSRDC मंत्रालय जो है वो दिया गया है। अजीत पवार एनसीपी के नेता है, अध्यक्ष है, उन्हें फाइनेंस, प्लानिंग और स्टेट एक्साइज, इसके पहले भी इन विभागों की जिम्मेदारी अजीत पवार संभाल चुके हैं। वहीं अगर देखें तो चंद्रशेखर बावनकुले, जिनकी फिर एक बार मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें फडणवीस सरकार में 4थे नंबर का मंत्रालय यानी राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो दिया गया है। 5वें नंबर की अगर बात की जाए तो राधाकृष्ण विखे पाटिल, एक और बीजेपी का बड़ा चेहरा है, इन्हें वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी है। हसन मुशरिफ कई सालों से विधायक रहे, एनसीपी और अजीत पवार के करीबी नेता माने जाते हैं, मेडिकल एजुकेशन की जिम्मेदारी फिर एक बार इन्हें सौंपी गई है। वहीं चंद्रकांत पाटिल की अगर बात की जाए, बीजेपी का एक और बड़ा चेहरा, इस बार भी उन्हें हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय का भी जिम्मेदारी जो है उनके पास दी गई है। गिरीश महाजन बीजेपी के बड़े नेता है, देवेंद्र फडणवीस के करीबी है, उन्हें इरिगेशन जैसा इंपॉर्टेंट विभाग जो है सौंपा गया है। अगर बात करें तो ये विभाग महाराष्ट्र के लिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा कि सिंचाई घोटाले के महाराष्ट्र में जिस वक्त कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उस वक्त बड़े आरोप लगे थे। ऐसे में अगर इरिगेशन को महाराष्ट्र में बढ़ाना है, किसानों को मदद करना है, तो एक अहम मंत्रालय हो जाता है। लेकिन जो हाईलाइट्स इस पूरे विभागों के बंटवारे में देखने को मिल रही है, एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने कई बड़े मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को दिए, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, MSRDC, टूरिज्म, इंडस्ट्री जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। रौनक कुकड़े मुंबई से और वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरमोरे हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। विजय जी, विभागों का बंटवारा हो गया है, सारी नाराजगी जाहिर तौर पर अब दूर हो गई है। सही है, नाराजगी दूर होगी क्योंकि विभाग का बंटवारा हुआ है। देखिए, जो असेंबली का सेशन हुआ, असेंबली के सेशन से पहले एक मिनिस्ट्री का गठन हो गया, मगर असेंबली में सारे सवालों के जवाब 2 चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिए। शायद ऐसा लगता था कि असेंबली सेशन के पहले विभागों का बंटवारा हुआ और जिनके पास जो विभाग है वो उन विभागों के सवालों का जवाब देगा, मगर नहीं ऐसा होगा। जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें देखिए, जो इससे पहले जो महायुति की सरकार सत्ता में थी, जिसमें एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जिन पार्टियों के पास जो मंत्रालय थे, शायद वही मंत्रालय उन पार्टियों के पास रखे गए हैं। बहुत सारे, करीबन 99% मंत्रालय ऐसे हैं जो वही पार्टी के पास रखे, कोई अदला बदली नहीं हुए। सिर्फ एकनाथ शिंदे, एक कुतूहल इस बात का था कि अर्थ मंत्रालय अजीत पवार को दिया जाता है क्या नहीं,
अर्बन डेवलपमेंट जो एकनाथ शिंदे की ज़्यादा रुचि जिस विभाग में है वो उन्हें दिया जाता कि नहीं, वो दिया गया है। और एकनाथ शिंदे जी ने अपने पास अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग, ये दोनों जो महत्वपूर्ण विभाग है वो महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। दूसरा, एक कल्चरल मिनिस्ट्री महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि आज तक देखिए विलासराव देशमुख हो, अशोक चौहान हो, सुशील कुमार शिंदे हो, एक कल्चरल मिनिस्टर जो होते हैं कल्चरल मिनिस्टर आगे जाके चीफ मिनिस्टर बने। इस बार कल्चरल मिनिस्ट्री पिछली बार जो सुधीर मुनगंटीवार के पास जी बीजेपी का एक बड़ा नाम था, इस वक्त तो आशीष शेलार को दी गई कल्चरल मिनिस्ट्री का जिम्मा। देखिए ऐसे जो बाकी जो विभाग अजित पवार की पार्टी के पास पहले थे वो सारे अभी उनके पास है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास जो विभाग थे एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास है। कुछ लोगों के विभाग बदले गए। देखिए गिरीश महाजन एक बीजेपी का बड़ा नाम बताया जाता है, उनके पास पिछली बार रूरल डेवलपमेंट और वो जल संपदा विभाग था, मगर जल संपदा विभाग के 2 टुकड़े किए गए हैं। और 2 टुकड़े करने के बाद वो उसमें कुछ विभाग राधाकृष्ण विखे पाटिल को दिए और जी। कुछ विभाग गिरीश महाजन को दिए। जो पिछली बार रेवेन्यू मिनिस्टर थे राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनका छोटा करके उन्हें जल संपदा का आधा जिम्मा दे दिया है। और रौनक ने जो बताया महत्वपूर्ण जो मंत्रालय माना जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और चंद्रशेखर बावनकुळे के पास गया है। इतना जी, बहुत शुक्रिया विजय जी इस विश्लेषण के लिए। वाकई बहुत देरी हुई है बातचीत में, एक दूसरे को मनाने में, और अब महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हो गया है। पोर्टफोलियो कौन सा किसके पास है, इस पर अब पूरी जानकारी बाहर आ चुकी है। हम इस खबर पर बने हुए हैं, हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है, जबकि एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिया गया है। अजित पवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया है। राम शिंदे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते सीधे राम के पास। राम, जो पोर्टफोलियोज एकनाथ शिंदे को मिले हैं उससे क्या वो खुश नजर आ रहे हैं? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, नाराजगी जो है वो दोनों तरफ से दूर की गई है। पहला तो एकनाथ शिंदे की गुट की जो नाराजगी थी वो भी दूर की गई है, और दूसरी बात बीजेपी के इंटरनल जो नाराजगी है वो भी कहीं हद तक दूर की गई है, ये इस लिस्ट से पता चल रहा है। एकनाथ शिंदे के पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री तो गई है, उसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो चंद्रशेखर बावनकुळे जिनका टिकट काटा था लास्ट टाइम और टिकट तक नहीं दिया था, उनको इस बार अभी जो मिनिस्ट्री दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दी है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री उनके पास दी है। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर बावनकुळे का कद कुछ हद तक बीजेपी ने बढ़ा दिया गया है, ऐसा हमें इसमें देखने के लिए मिला है। और अभी चंद्रशेखर बावनकुळे प्रदेश अध्यक्ष है, अब मिनिस्ट्री उनको देने के बाद कुछ दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। बीजेपी वो तय करेगी कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन बावनकुळे का कद जो है इस मिनिस्ट्री में देवेंद्र फडणवीस के बाद सबसे बड़ा कर दिया गया है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए राम शिंदे आपका। और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।